आज का वीडियो कंप्यूटर और मोबाइल से जुड़ी टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा है। इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि इस चैनल पर 2 दर्जन से अधिक वीडियोस में कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े ट्यूटोरियल और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर देने के बाद मैंने ये महसूस किया कि बहुत सारे युवा साथी इन वीडियोस के बदले ऐसे वीडियो या वेबसाइट देखते हैं जो उन्हें कुछ प्रश्न रटा देते हैं और ये झूठा भरोसा दिला देते हैं कि इन एग्जाम्स में तो यही प्रश्न आएंगे और अगर तुमने इनको रट लिया तो तुम पास हो जाओगे। ये कंप्यूटर ही नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के साथ होता है। कितने साथी ऐसे वीडियो को देखकर अच्छे नंबर लाते हैं या पास होते हैं, ये सबको पता है। लेकिन जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं वो ऐसे शॉर्टकट ढूंढते हैं और फिर बाद में पास न होने के कारण गिनाते फिरते हैं। इतना तो तय है कि केवल वही परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक कर पाते हैं जो सीरियस होते हैं। सीरियस होने का मतलब है कि उस परीक्षा की तैयारी लगन से, डिसिप्लिन के साथ करते हैं और जो स्टडी करते हैं वो सही सोर्स से, न कि शॉर्टकट अपनाकर। लेकिन होता क्या है कि सीरियस परीक्षार्थियों में से भी केवल कुछ ही परीक्षाएं पास कर पाते हैं। आज के वीडियो में पास होने की टिप्स में से एक बहुत महत्वपूर्ण टिप, इसकी बात करते हैं और बताते हैं कि MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में किस तरह प्रश्न सॉल्व करने हैं ताकि आपको अधिक से अधिक नंबर मिले। जो बातें इस वीडियो में बता रहा हूँ उन्हें ध्यान से सुनकर आत्मसात करिए और प्रैक्टिस करिए, तभी फ़ायदा होगा। इसलिए मैंने इस वीडियो के थंबनेल में स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप सीरियस परीक्षार्थी नहीं हैं तो इस वीडियो को नहीं देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये ग्राफ देखिए। अब चूंकि मैं मान रहा हूँ कि आप मेहनती और इंटेलिजेंट परीक्षार्थी होंगे तभी आप ये वीडियो आगे देख रहे हैं, इसलिए मैं ये भी मान रहा हूँ कि आप इस ग्राफ को तुरंत समझ जाएंगे। अगर आपको किसी कारण से थोड़ा कठिन भी लगे तो जैसा मैं समझा रहा हूँ एक बार उस तरह से धीरे धीरे समझ लीजिए, हमेशा कम आएगा। मान लीजिए कि अलग अलग रंग की शर्ट पहनकर आए परीक्षार्थी 100 MCQ वाले क्वेश्चन पेपर को हल करने बैठे हैं और उनके पास इसके लिए 100 मिनट का टाइम है। ये भी मान लीजिए कि ये परीक्षार्थी अच्छे स्टैंडर्ड के हैं और सब ने एक सी मेहनत की है। क्वेश्चन पेपर ऐसा है कि इसके 20 सवाल बहुत सरल हैं, अगले 20 थोड़ा कठिन, 40 मध्यम कठिन और 20 प्रश्न बहुत कठिन हैं। और आपको शायद पता होगा ही कि इस बात का ध्यान सभी बड़ी परीक्षाएं कराने वाले संस्थान करते हैं। इस ग्राफ को समझने के लिए ये भी मान लेते हैं कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं इसका पता नहीं है। यानी अगर आपने कोई प्रश्न गलत कर दिया तो क्या उसकी वजह से सही प्रश्नों के नंबर भी काट लिए जाएंगे, ये पता नहीं है। चलिए देखते हैं ये परीक्षार्थी एग्ज़ाम हॉल में इस पर्चे को हल करने में क्या तकनीकें अपनाते हैं। इधर समय आगे बढ़ रहा है और इधर जितने प्रश्न किए जाते हैं उनका नंबर है। इसमें जो रेखाएं हैं वो बता रही हैं कि कोई परीक्षार्थी दिए हुए समय में कितने प्रश्न हल करता है। जैसे कि जहाँ पर A बिंदु है, अगर परीक्षार्थी वहाँ पर अभी है तो उसने 20 मिनट में 20 प्रश्न हल कर लिए हैं। जहाँ पर B है वहाँ पर परीक्षार्थी ने 40 मिनट में 60 प्रश्न हल किए हैं। जब ये रेखाएं सॉलिड हैं तो इसका मतलब कैंडिडेट को कठिनाई नहीं आ रही है और जैसे जैसे रेखा कटने लगती है कैंडिडेट को सवाल कठिन लगने लगते हैं और इन सवालों के उत्तर सही होने की संभावना कम होती जाती है। सबसे पहले पीताम्बर भाई यानी पीली शर्ट वाले कैंडिडेट की तकनीक देखिए। ये कैंडिडेट एक गति से सवाल हल करते जा रहा है। वो बीच बीच में घड़ी देख लेता है और कठिन प्रश्न आ जाएं तो भी उन्हें करता चलता है, लेकिन सब मिलाकर वो एक गति से चल रहा है। अंत के 10 मिनट में उसे प्रश्न नहीं आ रहे तो वो जल्दी से बचे हुए प्रश्न हल कर लेता है। नील गगन को देखिए। इसकी तकनीक भी पहले वाले से मिलती जुलती है। ये कैंडिडेट पहले तेज़ी से सरल प्रश्न हल करता है, लेकिन अगर प्रश्न कठिन हो तो भी उसकी स्पीड कम नहीं होती। मतलब ये कि वो उन प्रश्नों को नहीं छोड़ता जो थोड़ा कठिन है। जब करीब 75 प्रश्न हो जाते हैं तो वो उन प्रश्नों को हल करने बैठता है जो उसे अधिक कठिन लग रहे हैं। हरिराम ये पूरे लगन से सरल और थोड़ा कठिन प्रश्नों को करता जाता है। इस तरह वो पहले 40 मिनट में केवल 35 प्रश्न कर पाता है, लेकिन वो आश्वस्त है कि ये 35 प्रश्न तो पूरी तरह ठीक है। अगले 40 मिनट वो मध्यम कठिन प्रश्नों में लगाता है और आखिरी के 20 मिनट वो कठिन प्रश्नों में खर्च करता है। ये कैंडिडेट धीमा है, लेकिन इसका ध्यान होता है कि मध्यम कठिनता वाले प्रश्न भी ठीक से कर लिए जाएं। इस चक्कर में इसके बहुत से प्रश्न ऐसे रह जाते हैं जिन पर यह कैंडिडेट टाइम नहीं लगा पाता। अंत में काले मियाँ को देखिए। ये शुरू से ही धीमा चल रहा है और काफ़ी देर बाद तेज़ी पकड़ता है। यानी इसने सरल और थोड़ा कठिन प्रश्नों पर 40 मिनट खर्च कर दिए और बाकी के 60 मिनट में इसे 80 से अधिक सवाल करने हैं जो कि सरल नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ पर रुक के ये जांचिए कि आप परीक्षा में MCQ सवाल करने बैठते हैं तो कौन सी स्टाइल अपनाते हैं। ये भी सोचिए कि इनमें से कौन सी तकनीक बेस्ट होती होगी। अगर आपकी परीक्षा ऐसी है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसे भी ध्यान में रखिए
और अपनी स्टाइल का आकलन करिए। सोचिए कि क्या आपको आपकी वाली स्टाइल मैक्सिमम नंबर दिला पाती है। अब एक और ग्राफ देखिए, इसमें 3 कैंडिडेट हैं। इस बार हमारे कैंडिडेट मार्किंग के हिसाब से पर्चा बेस्ट तरीके से हल करते हैं। पहले की तरह हल पर्चे में 100 सवाल हैं और परीक्षा का समय 100 मिनट है। इस बार मान लीजिए कि नील गगन ने जो पर्चा हल करना है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। लाल बहादुर के पर्चे में ये व्यवस्था है कि सही उत्तर पर 1 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर पर 1/4 नंबर कट जाएगा। और कालीचरण के पर्चे में सही आंसर पर 1 नंबर और गलत आंसर पर 1/3 या उससे भी ज़्यादा नंबर कट जाएंगे। मैंने नीचे लिंक दिया है जिसमें अभी की मुख्य परीक्षाओं में कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है इसकी जानकारी दी है। थोड़ी बात इसे एग्जाम्पल से भी बताऊंगा कि इनकी स्टाइल क्यों बेस्ट है। शुरू करते हैं नील गगन से। इसके पर्चे में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसे पर्चे को हल करने में कोशिश होनी चाहिए कि दिए हुए समय में अधिकतम प्रश्न हल कर लें और हो सके तो समय निकालकर रिवीजन भी कर लें और सारे प्रश्न करने हैं। इस उम्मीदवार ने तेज़ी से 30-40% सरल या थोड़े कठिन प्रश्न 20% समय में ही ठीक से हल कर लिए, बहुत तेज़ी से। इसके बाद भी इसकी स्पीड कम नहीं हुई। इस तरह उसने 85-90 मिनट में लगभग सारे सवाल कर लिए। अब नील गगन की तकनीक को और गहराई से समझाता हूँ, साथ में एक छिपी हुई बेहद काम की टिप भी सुनिए। जब आप MCQ वाले प्रश्न हल करते हैं तो शुरू में सरल सवाल हल करते हुए चलिए और जिन प्रश्नों में थोड़ा शक हो उनकी लिस्ट रफ पेपर में बनाते चलिए और जो बहुत कठिन है उनकी एक और लिस्ट बनाइए। उसके बाद कठिन प्रश्नों को करने की कोशिश करिए। कुछ समय अंतिम रिवीजन और गैस वर्क के लिए ज़रूर बचाइए। ये जो समय है ये 100 मिनट के पर्चे में करीब 10 मिनट और छोटे पर्चे में करीब 5 मिनट तो होना ही चाहिए। इस अंतिम समय में एक एक करके जिन प्रश्नों में शक हो रहा था या जो छोड़ दिए थे उनमें अंदाजे से सबसे सही ऑप्शन पर टिक कर लेना है ताकि कोई प्रश्न छूटा न रहे। कोशिश करिए कि जो अनुमान लगा रहे हैं उनके सही होने की गुंजाइश गलत होने की गुंजाइश से अधिक हो। सही अनुमान या गैस वर्क कैसे करें और अन्य टिप्स भी मैं दे रहा हूँ तीनों तरह के पर्चों पर बात होने के बाद। अब लाल बहादुर की यानी जब नेगेटिव मार्किंग हो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हो उसकी बात करते हैं। इसके पर्चे में थोड़ा कम कठोर यानी 25% या उससे कम नेगेटिव मार्किंग है। यानी एक सवाल गलत हुआ तो सही सवाल के मार्क्स के 1/4 नंबर काट लिए जाएंगे। ऐसे प्रश्न पत्र में सबसे पहले सरल प्रश्नों को इस तरह हल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए कि जो प्रश्न करें उसमें गलती की कोई गुंजाइश न रहे, चाहे प्रश्नों को हल करने की रफ्तार कुछ कम ही क्यों न हो। अगर पर्चा कैंडिडेट के हिसाब से कठिन हो तो ऐसा करना और भी ज़रूरी है। जैसा पहले बताया उसे उन प्रश्नों की प्रश्न संख्या रफ कागज़ में नोट करते रहनी चाहिए जो कम कठिन है और एक और लिस्ट उनकी जो कठिन तो है लेकिन उनमें कुछ सही अनुमान लगाने की संभावना है। सरल प्रश्नों के बाद उन प्रश्नों को हल करना है जो थोड़ा कठिन है लेकिन किए जा सकते हैं। अगर इनमें से कोई प्रश्न ऐसा है जो समझ तो आ रहा है लेकिन बहुत समय ले रहा है तो ऐसे प्रश्नों को कठिन प्रश्नों की श्रेणी में रखना चाहिए। जाहिर है कि इन थोड़ा कठिन प्रश्नों को हल करने की रफ्तार सरल प्रश्नों की तुलना में कम रहेगी और जो बहुत कठिन हैं वो तो या तो बहुत समय लेंगे या आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इन्हें कैसे करें। लेकिन अंत में समय बचाना है। जो समय बचा है अगर उसमें कुछ रिवीजन हो सकता है तो एक बार ऐसे प्रश्नों को दोबारा देख लें जिनमें हल्का सा शक रहा हो। इसके बाद समय लगाना है उन प्रश्नों पर जिनको हल करना कठिन लग रहा है या उन्हें हल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा है, लेकिन आप इनके ऑप्शंस में सही ऑप्शन के बारे में कुछ गेस कर सकते हैं। इस ग्राफ में ये दिखाया गया है कि इसका एक रेंज हो सकता है। जैसे कि लाल बहादुर ने 38 प्रश्न पूरे कर लिए, उसको यह तय करना है कि उसे कितने प्रश्नों में इंटेलिजेंट गेस करना है। वो संख्या इस केस में 2-3 से लेकर 20-25 तक हो सकती है। मतलब कि वो करीब टोटल 40 से 60 प्रश्न या तो सही हल कर लेगा या उनमें इंटेलिजेंट गेस लगा लेगा। इसके बाद वो थोड़ा समय रिवीजन में लगाएगा और अंत का थोड़ा सा समय वो तुक्के लगाने में बिताएगा ताकि सारे प्रश्न हल कर ले। कठिन सवालों में और उन सवालों पर जो आपको बिल्कुल नहीं आते किस तरह सही ऑप्शन को गेस करना है इसे अगले सेक्शन में समझेंगे। उससे पहले कालीचरण की तकनीक समझ लेते हैं। इसकी परीक्षा बहुत कठिन है और उनमें बहुत अधिक नेगेटिव मार्किंग भी है। मतलब ये कि अगर उसका एक सवाल गलत हो गया तो 1/3 या उससे भी अधिक नंबर काट लिए जाएंगे। कालीचरण इंटेलिजेंट है, वो उन प्रश्नों को ही हल करता है जो उसे ठीक से आते हैं और इनमें अधिक समय लगाता है, लेकिन वो हड़बड़ी नहीं करता। देखिए उसने 40 मिनट में केवल 15 प्रश्न ही हल किए हैं, लेकिन प्रश्नों के सही होने में उसे बिल्कुल शक नहीं है। अब वो धीमी रफ्तार से ऐसे सवाल हल करने बैठता है जिनके बारे में उसे कुछ पता है
और फिर ऐसे सवालों को जो और भी कठिन लग रहे हैं। ऐसे पर्चे में कुछ समय अंतिम रिवीजन के लिए ज़रूर बचाइए। तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने हैं और इंटेलिजेंट गैस भी तभी करना है जब ऑप्शन के सही होने की संभावना काफ़ी अधिक हो। अब आते हैं इस बात पर कि गैस वर्क कैसे करना है ताकि जो प्रश्न आपको नहीं आते उनमें भी आपके नंबर जुड़ जाएं। जब आप गैस वर्क सही तरह से करते हैं तो आप अपने नंबर्स को बिना नेगेटिव वाले पर्चे में तो बढ़ा ही सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग वाले पर्चे में भी बढ़ा सकते हैं। और आगे देखेंगे कि कुछ स्थितियों में तो आप सही गैस वर्क करके अपने से दूने प्रतिभाशाली कैंडिडेट के बराबर नंबर ला सकते हैं। अनुमान या गैस दो तरह के होते हैं। एक तो उन प्रश्नों में जिनके बारे में आपको कुछ पता है, इसे कहते हैं इंटेलिजेंट गैस। दूसरे वो होते हैं जिनमें तुक्का लगाया जाता है, यानी आपको कुछ भी पता नहीं है और आप किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करते जाते हैं। जो बातें हमने ग्राफ से समझी उन्हें उदाहरण की मदद से फिर से देख लेते हैं। इनसे ये भी समझ आ जाएगा कि किस तरह से पर्चे में कितना इंटेलिजेंट गैस करना सही है और कितना तुक्का लगाना। देखिए, इन टेबल्स में मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। अब इन टेबल्स को पहले समझ लीजिए। इस कॉलम में मैं दे रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं और इधर जो ये एरिया है इसमें बता रहा हूँ कि मार्क्स कितने मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब कितने नंबर मिले अलग अलग सिचुएशन में। जब एक क्वेश्चन गलत होने में चौथाई नेगेटिव मार्किंग है, एक तिहाई नेगेटिव मार्किंग है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग। अब देखिए अलग अलग सिचुएशंस को। अगर कोई कैंडिडेट कोई भी प्रश्न हल नहीं करता तो उसके 0 आएंगे हर सिचुएशन में। अगर उस कैंडिडेट को 30 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के आते हैं और वो इसके अलावा किसी क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाता तो हर कंडीशन में उसको 30 नंबर मिलेंगे। अगर उसको 30 पक्के आते हैं और 20 में वो इंटेलिजेंट गैस करता है तो देखिए जिसमें वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें पूरे उसके इंटेलिजेंट गैस में आप ये मान के चलिए कि आधे सही हो गए तो उसको 40 नंबर मिले। लेकिन अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो उसके पहले से तो नंबर बढ़ गए इंटेलिजेंट गैस करने में, लेकिन उतने नहीं बढ़े। अगर 1/3 मार्किंग है तब भी उसके कुछ नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है तो देखिए उसके नंबर अब बढ़ना बंद हो गया अगर उसने इंटेलिजेंट गैस भी किया तो। अब इस केस में क्या हो रहा है कि उसने 30 सही किए, 20 इंटेलिजेंट गैस किए और 20 उसने अंदाजे से कर लिए। तो इसमें देखिए अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर बढ़ गए मार्क्स। अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तब भी उसके मार्क्स बढ़ गए। अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो अब उसके नंबर बढ़ने बंद हो गए। और अगर नेगेटिव मार्किंग 1 में 1 है तो देखिए उसके नंबर अब घटने लग गए। अब इसी वाले में अगर उसने 20 के बदले पूरे 50 जो बचे हुए थे, 100 में से 50 क्वेश्चन उसने रैंडम कर लिए, तुक्के लगा लिए, तो जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें उसके और बढ़ गए। जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है उसमें देखिए उसके तो अब उसके नंबर बढ़ने बंद हो गए और 1/3 में घट गए और जहाँ कठिन नेगेटिव मार्किंग है वहाँ तो और भी घट गए। अगर उसने सब तुक्के से कम किए, 100 के 100 किए और तुक्के से किए तो देखिए अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है फिर भी उसके 25 आ गए। 1/4 नेगेटिव है तो 6 आ गए। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो 0 आए और अगर 1/1 नेगेटिव मार्किंग है तो उसके -50 आ गए। तो देखिए अब आप पीले वाले बॉक्सेज को और कॉलम्स को देखते चलिए। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब तो आपको जितने सही आते हैं आपने उतने किए, उसमें फिर इंटेलिजेंट गैस किया और सारे के सारे आपने क्वेश्चन कर दिए, तब आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। अगर मार्किंग थोड़ा सा नेगेटिव है तो देखिए आपने सारे क्वेश्चन किए जितने आते थे, उसके बाद जो इंटेलिजेंट गैस है वो भी किए, लेकिन आपने क्वेश्चन छोड़े नहीं, तो इसमें क्या हुआ, आपके मैक्सिमाइज हो गए। लेकिन अगर आपके रैंडम बहुत ज़्यादा हैं और इंटेलिजेंट गैस और श्योर वाले उतने ही हैं या उससे कम है तो फिर आपके मार्क घटने लग जाते हैं। इसका मतलब जब नेगेटिव मार्किंग तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप तुक्के भी लगाते रहिए, लेकिन कोशिश करिए कि जितने सही हो जाएं उतने सही क्वेश्चन करें और उसके बाद इंटेलिजेंट गैस जितना हो सके उतना लगाएं। अब अगर नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है तो देखिए आप इंटेलिजेंट गैस लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप रैंडम गैस करना यानी तुक्के लगाना मत करिए। और अगर बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है तब तो आप इंटेलिजेंट गैस भी मत करिए और तुक्के तो बिल्कुल मत लगाइए। अब इस टेबल को देखिए, इसमें मैं फिर से उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। इसमें मैं दिखा रहा हूँ कि जो सबसे कॉमन टाइप का एग्ज़ाम होता है जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, उसमें किसी कैंडिडेट को अगर 10 प्रश्न आते थे तो उसकी स्थिति कैसी रहेगी। देखिए अगर उसको 10 ही प्रश्न आते थे, उसने केवल 10 किए तो उसके 10 नंबर आए। अगर उसको 10 सही आते थे और 90 उसने तुक्के लगा लिए तो 15 हो गए।
अब उसने देखिए इसमें कुछ इंटेलिजेंट गैस ज़्यादा किया है और बाकी सबको उसने तुक्के लगाए हैं, तो और नंबर बढ़ गए। अब इस वाले केस में देखिए उसको जितने आते थे वो किए और इंटेलिजेंट गैस किया, लेकिन अभी तुक्के नहीं लगाए, तो और बढ़ गए क्योंकि इंटेलिजेंट गैस ज़्यादा कर लिया। ज़्यादा इंटेलिजेंट गैस तो और ज़्यादा। अब अगर उसने जितना मैक्सिमम इंटेलिजेंट गैस कर सकता था वो किया और उसके बाद सारे में तुक्के लगा लिए, तो उसके नंबर बढ़ गए। यानी अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो तो जितने सही क्वेश्चन होते हैं उतने करने हैं, उसके बाद जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटेलिजेंट गैस लगा सकते हैं उनमें टाइम लगाइए, लेकिन कोई प्रश्न छोड़िए नहीं। अगर आपने इस तरीके से काम किया, जितने इंटेलिजेंट गैस लगा सकते थे उतने लगाए और तुक्के भी सही लगाए, तो आप सही तुक्के और सही गैस लगा के उसके बराबर ला सकते हैं जितना कि आपसे दुगनी क्षमता वाला कैंडिडेट ला पाता है। वो आपसे देखिए डबल उसको सही आते हैं, डबल से भी ज़्यादा उसको, आपको 10 आते हैं, उसको 21 आते हैं, लेकिन उसने केवल 21 करके छोड़ दिए। तो निष्कर्ष क्या निकला कि अगर कम नेगेटिव मार्किंग है तो सबसे पहले जितने प्रश्न आते हैं उतने करने हैं, उसमें जितने हो सकते हैं इंटेलिजेंट गैस करना है, रिवीजन करते रहना है और अंत में कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, तुक्के लगाने हैं। एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो उदाहरण मैंने दिए वो समझाने के लिए थे, सही में इनसे कुछ अंतर देखने को मिल सकता है। जैसे देखिए जो प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आते थे, अगर उनमें आपने सब में ए ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो थ्योरी के हिसाब से अगर हर प्रश्न में 4 ऑप्शन हैं तो लगभग 1/4 में से ए ऑप्शन सही होगा। लेकिन सही में ऐसा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि सही ऑप्शन किसी एक क्रम में नहीं होते। अब समझ लेते हैं कि गैस वर्क करना किस तरह से है कि गलतियां कम से कम हों। पहला टिप ये रहा, जब आप दिए हुए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन का अंदाज़ा लगाना चाह रहे हैं तो जो सही लगता है उसे मत चुनिए, बल्कि जो पूरी तरह से गलत लग रहा है उसे हटा लीजिए। इस तरह अगर आप 4 ऑप्शंस में से 2 को हटा लेते हैं तो बाकी 2 के सही होने की संभावना डबल हो जाती है। एक और टिप सुनिए, यह है तुक्का लगाने के लिए। इसका इस्तेमाल तभी करिए जब पर्चे में नेगेटिव मार्किंग या तो बिल्कुल नहीं है या 1/4 या उससे कम है। एक तो ये देखिए कि जो सवाल आपने सही किए हैं उनमें ऑप्शंस का ट्रेंड कैसा है। जैसे कि अगर सही उत्तरों में या जिनमें आपको इंटेलिजेंट गैस आपने लगाया है उनमें से अधिकतर ए और बी ऑप्शन वाले हैं, तो इस बात की बड़ी संभावना है कि जो बचे हुए प्रश्न हैं जिनमें आपको तुक्का लगाना है उनमें सी या डी सही ऑप्शन होंगे। अगर ऐसा कुछ ट्रेंड आपको मिला तो इसका मतलब तुक्के वाले प्रश्नों में आपको सी या डी पर क्लिक करना है। अब अंत में वो टिप्स दे दूं जिन्हें सभी मेहनती कैंडिडेट और स्टूडेंट जानते हैं, फिर भी सोच रहा हूं कि एक बार याद दिलाना ठीक रहेगा। कुछ टिप्स रिपीट भी हो सकती हैं क्योंकि उन्हें दिमाग से निकालना नहीं चाहिए। एक तो ये कि प्रश्न पत्र को ठीक से समझ लीजिए। कभी कभी एक सेक्शन के प्रश्न अधिक समय लेते हैं लेकिन टोटल नंबर ही देखे जाते हैं। कभी कभी एक पैसेज या स्टेटमेंट के बाद उस पर कई प्रश्न आ जाते हैं। कभी कभी हर सेक्शन को अलग अलग पास करना जरूरी होता है। अपनी रणनीति उसी हिसाब से बनाइए। हो सकता है आपको हर सेक्शन के लिए अलग अलग तकनीक अपनानी पड़े। अगर आप मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट करते आ रहे हैं तो आपको इनका ध्यान उन मॉक टेस्ट में भी करना होगा, ताकि एग्जाम में आपको पहले से पता रहे कि आपको क्या करना है। दूसरा, किसी भी परीक्षा में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में सवाल और उनके ऑप्शंस घुमा के दिए हुए हो सकते हैं, विशेषकर कठिन परीक्षाओं में। इसलिए उन्हें ठीक से पढ़िए और समझिए। रिवीजन के समय उन्हें फिर से पढ़िए और समझिए। ऐसा मत मान लीजिए कि ये प्रश्न तो बहुत सरल है और इसमें गलती की गुंजाइश है ही नहीं। तीसरा, जैसे पहले बताया, प्रश्नों को हल करते जाइए और जो थोड़ा कठिन या अधिक कठिन है और जिनमें आप थोड़ा सोचकर इंटेलिजेंट गेस कर सकते हैं उनकी क्रम संख्या नोट करते जाइए। सरल प्रश्नों को हल करने के बाद आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। अगर प्रश्न में कुछ ऐसा है जिसको कागज़ में हल करना है, जैसे कि मैथ, साइंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग आदि के प्रश्नों में प्रायः होता है, तो उसे रफ कागज़ में जहाँ पर हल करें उसके ऊपर प्रश्न नंबर लिखते हैं और उसके बिल्कुल साथ में या उसके ऊपर दूसरा प्रश्न हल न करें। इससे जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके सामने रहेगा कि पहली बार आपने कैसे प्रश्न हल किया था और उसमें कोई गलती तो नहीं रह गई। अंत में ये कि पर्चा हल करना मत रोकिए। अगर ये स्थिति हो जाती है कि कुछ प्रश्न कर लिए उसके बाद अब कोई प्रश्न आ ही नहीं रहा तो भी रिवीजन करते रहिए। हो सकता है कि कहीं पर दिमाग की बत्ती जल जाए और एक गलत वाला प्रश्न सही हो जाए, या जहाँ पर आप तुक्का मार रहे थे उसमें कोई अधिक संभावित ऑप्शन आपको समझ आ जाए। कैसा लगा आपको ये डिस्कशन और कैसी लगी टिप्स? अगर ये आपको काम के लगे हों तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है ना? देखते रहिए कंप्यूटर बाबा चैनल हिंदी, और अगर इसके वीडियो आप देखते रहना चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।